जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने देखा था वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी और उसके बाद संविधान सभा का निर्माण देख लिया था। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और हमने ये देखा कि संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये हमने देखा। महत्वपूर्ण अनुसूचियां और महत्वपूर्ण भाग ये याद रखिएगा। संविधान का कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया है, ये भी आप जरा याद रखिएगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इसको रटिएगा नहीं। जहाँ एक दो बार पढ़ेंगे और हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे वहीं पर ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। और इतना तो सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाता है कि अगर आप चार विकल्प देखें तो उनमें से सही विकल्प का उत्तर चुन सकें, सही विकल्प को चुन सकें, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक, इसको स्टार्ट करने से पहले जरा एक पहले करेक्शन कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था वो ये बताया था कि 14 भाषाएं शुरुआत में थी, ऐड होते होते आज की प्रेजेंट काल में, वर्तमान काल में 22 भाषाएं हैं। 14 जो थी वो हमने कोड आपको बताया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1963 में हुआ था, इसके द्वारा जो पहली भाषा ऐड हुई वो थी सिंधी, 15वीं भाषा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में KNM कन्नड़, नेपाली और मणिपुरी ये ऐड हुई थी, ये हमने बताया था। यहाँ पर मुझे ये ध्यान नहीं है कि 71 बताया था कि 61, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर अपना रिकॉर्ड किया हुआ देखा नहीं है, तो देख लीजिएगा। साथ में 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं ऐड हुई जिसको मैंने नाम दिया था BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो एक यहाँ से ऐड हुई तो 14 में एक ऐड हुआ, 15 हो गया, 3 यहाँ से हुई, 15 3 18 और 4 यहाँ से हुई 22, टोटल 22 भाषाएं। मैंने जो गलती की थी वो यहाँ पर गलती की थी, शायद इसमें मैथिली की बजाय मराठी मैंने लिख दिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आया। उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन अपने पास नहीं था, इस वजह से ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, वो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है लेक्चर की, इस वजह से। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ध्यान था कि अगले लेक्चर में आपको शुरुआत करने से पहले ही बता देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर करेक्शन था। 2011 में उड़िया का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया था, ये आपको बता रखें। ठीक, तो जो करेक्शन है वो ये है, ये वाला। और यहाँ पर शायद जो गलती रह गई हो, ये तो मुझे ध्यान है, ये जरूर करेक्ट कर लीजिएगा बस। ठीक, एक ये था। दूसरा, ये करेक्शन नहीं है, ये बाद में चीज़ें याद आई, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि दल बदल के लिए था, और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल।
इसका ईयर नोट करना था, वो था 1985, 1985 में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं संविधान की प्रस्तावना पर, प्रियम्बल पर। ठीक, जब भी आप कोई बुक खरीदते हैं तो सबसे पहले एक दो, जहां पर उसकी विषय सूची दी गई होती है, उसके पहले प्रस्तावना उसकी लिखी होती है, जिसको बुक में नाम दिया जाता है प्रीफेस। ठीक, तो वहां पर जो है आपको पूरे बुक का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या लिखा है। ठीक वैसे ही इसको संविधान का दर्शन बोलते हैं। संविधान में क्या लिखा है ये पूरा अगर ओवरव्यू लेना है तो इसी एक पेज की प्रस्तावना से मिल जाएगा आपको। ठीक, एक विधि विशेषज्ञ रहे हैं इनके पालकी वाला, इन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, तो संविधान का परिचय पत्र भी इसे कहा जाता है। संविधान के पूरे दर्शन का जो है मतलब संविधान में क्या लिखा है ये अगर आपको क्रक्स या निष्कर्ष या निचोड़ देखना हो तो वो आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। प्रस्तावना पूरी नहीं याद करनी है, 8 बार 10 बार 10-11 बार पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक में आगे और पीछे मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य सब लिखे होते हैं। तो बुक पढ़ते पढ़ते ही एक बार जैसे ही पलटिएगा 8-10 बार पढ़ लेंगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग, जैसे मैं शुरुआत करने को बोल रहा हूँ ऐसे ही शुरुआत करेंगे तो चीज़ों को रटनी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, बिना रटे ही चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, समाज, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास
उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा व बंधुत्व बढ़ाने के लिए आगे डैश 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 आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करते हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिएगा, हम भारत के लोग। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये कौमा लोकतांत्रिक गणराज्य तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा व इस एक चीज इसमें छूट गया, यहां पर नोट कर लीजिएगा, राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आगे आगे डैश 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 का मतलब ये वाक्य कंप्लीट करना था, फिर ये डेट याद रखनी थी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान ये लागू हुआ। ठीक, अब इस स्लाइड पर बार बार आते रहेंगे और फिर यहां से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तावना, आपको यह ध्यान रखना है कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का एक भाग थी। और प्रस्तावना को सबसे अंत में स्वीकार किया गया। पहले पूरा संविधान बना, फिर सबसे अंत में क्या हुआ, प्रस्तावना को पारित किया गया, स्वीकार किया गया। प्रस्तावना चार चीजें बताती हैं। कौन कौन सी चार चीजें हैं वो?
संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स क्या है? संविधान अपनी शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? दूसरा, देश या भारत की प्रकृति, नेचर। तीसरा, संविधान का उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य है? और चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि। ये चार चीजें प्रस्तावना बताती हैं। ठीक। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जैसे ही पहले इसको पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग। कहने का ये मतलब है कि सारी शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत की प्रकृति या देश की प्रकृति, वो कहां से पता चलता है? ये जो लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो देश की प्रकृति में क्या आ जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक। ये क्या है? देश की प्रकृति है। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? फिर से इसको वापस देखिए। इसके समस्त नागरिकों को क्या क्या प्रदान करना? न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो उद्देश्य क्या है? नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्रदान करना। न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, कुछ भी सोच सकते हैं आप और कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि अभिव्यक्त करते समय दूसरे का भी ध्यान रखना है, अदरवाइज सभी लोग अपना अपना व्यक्त करेंगे तो फिर दूसरे का ध्यान कौन रखेगा? ठीक। तो विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, आप अपना धर्म मानिए। उपासना, जो मर्जी हो, जिसकी मर्जी हो, जिसको आप मानते हो, जिसको आप, जिस अभीष्ट को आप मानते हो उसकी आप उपासना कीजिए। और विश्वास, उस पर आप विश्वास कीजिए। ठीक। किसी को नहीं मानते हैं तो वो भी चलेगा। नास्तिक को भी संविधान मान्यता देता है। और समता, समता, सामाजिक समता भी, आर्थिक समता भी, राजनीतिक समता भी, ये सारी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी देते हैं। ठीक। और लागू होने की तिथि वो क्या है? 26 नवंबर 1950। तो प्रस्तावना ये सारी चीजें बताती है। ठीक। तो एक एक करके इनका नेचर देख लेते हैं, इन टर्म्स का मतलब देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसी को बोलते हैं संप्रभु। कोई भी राष्ट्र
कोई भी व्यक्ति संप्रभु तब कहा जाता है जब वो अपने निर्णय लेने के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र होता है। मतलब उसके निर्णय को कोई भी बाहरी देश या बाहरी व्यक्ति प्रभावित ना कर सके। ठीक, तो संप्रभु का क्या मतलब है? निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हम एक सदस्य के तौर पर शामिल हैं, और कल का संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहे कि जो इस संगठन का सदस्य है वो किसी और संगठन का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये हमारी संप्रभुता पर क्या है? खतरा है। तो फिर हम संप्रभु नहीं हुए। तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हमें किसी भी रूप में हमारी संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन लगा दिया जाए तो इसका मतलब कि हम संप्रभु नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसकी बात मान रहे हैं कि अगर हम इसके सदस्य हैं तो बाकी दो देशों से या बाकी किसी संगठन से हम वास्ता नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जिसकी साथ मर्जी होगी हम दोस्ती रखेंगे, जिसके साथ मर्जी होगी हम व्यापार करेंगे, जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा हम उसके विरोध में वोट देंगे। ऐसा कई बार हो भी चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये क्या है? एक संप्रभु गणराज्य की निशानी है। ठीक, मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले आपने नाम सुना होगा, जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, तो एक होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज्य का दर्जा, इसी बात की लड़ाई थी। पहले कांग्रेस क्या कह रही थी कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। फिर बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन से उन्होंने क्या कहा? पूर्ण स्वराज्य की मांग की। डोमिनियन स्टेट में यही था कि हम इंग्लैंड के या इंग्लैंड के महाराजा या संसद के क्या थे? पिछलग्गू थे। जहां वो कहेंगे वहां पर हम वोट करेंगे, जिनसे वो कहेंगे हम उनसे संबंध रखेंगे। अगर ऐसा होता तो हम डोमिनियन स्टेट होते। लेकिन हमें क्या वो किया? पूर्ण स्वराज्य का दर्जा लिया। हमने सबसे पहले अपने संविधान सभा को अपने को क्या किया? सभी बंधनों से मुक्त किया और अपने को संप्रभु बनाया। तो संप्रभु का क्या मतलब है? कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के हम कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मानवता के हित में है, जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे लोगों के हित में है। ये सारा कुछ क्या है? संप्रभुता की निशानी। दूसरा, लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। देखिए, समाजवादी जो गणराज्य होता है, समाजवादी जो देश होता है, वो समाजवाद दो टाइप का होता है। एक राज्याश्रित समाजवाद, और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो हम इस श्रेणी में हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के। क्यों? उसका कारण जान लीजिए। राज्याश्रित समाजवाद उत्तर कोरिया में है, पहले रसिया में हुआ करता था। इस समाजवाद की क्या विशेषता है? कि समस्त रिसोर्सेज, संसाधनों पर किसका कब्जा? राज्य का, एकाधिकार। आप काम कीजिए ना कीजिए, ठीक, सब कुछ राज्य के हाथ में है। राज्य आपको सैलरी देता रहेगा, खाने पीने का देता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी अपने उन्नति के लिए कभी भी लालसा नहीं होगी, और राज्य भी कितने समय तक हेल्प करेगा? एक टाइम पर वो जाकर के फेल हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो काम करे, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और उसके बाद जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा ना कर पाए, उनके सहायता कौन करेगा? राज्य करेगा। इसी को आप बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर
प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर अगर काम करेगा तो मुनाफे के लिए काम करेगा। तो जैसे देखिए आज के ज़माने में, देखिए आज के वर्तमान युग में जियो जब से आया या 1991 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, तो फिर क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर उभर कर आया। बीपीओ आए, कॉल सेंटर कई खुले, टेलीकॉम सेक्टर में भी आया एफडीआई। उसके बाद क्या हुआ, जियो आ गया, एयरटेल आ गया, वोडाफोन, ये सारे कुछ। तो इन्होंने कहाँ पर अपनी सुविधाएं केंद्रित की, शहरों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेटर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, बेटर सुविधाएं मिली पावर की, तो उन्होंने वहाँ पर टावर लगाए। लेकिन आज भी देखिए दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर इनकी मार्केट कम है, वहाँ पर कौन काम कर रहा है? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, एमटीएनएल। महानगरों में एमटीएनएल को यूज हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि दुर्गम क्षेत्रों में अगर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है, कंपटीशन भी है, पूरे क्षेत्र पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। जहाँ पर प्रॉफिट कम होता है और लोगों के कल्याण की बात की जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपना काम करती है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद में हम आते हैं रेडी में। ठीक है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के टर्म में कहा जाता है। तो सेकंड हो गया समाजवादी, इसका मतलब आप समझ गए। और समाजवाद में भी इस वाले समाजवाद की कैटेगरी में हमारा देश आता है। ठीक, थर्ड धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैंने बता दिया था कि राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लगाएगा। याद रखिएगा, टैक्स नहीं लगा सकता है, फीस लगा सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए आपसे फीस ली जाती है, हज यात्रा के लिए आपसे फीस ली जाती है, कभी भी टैक्स नहीं लिया जाता कि हज यात्रा के लिए आप टैक्स दीजिए। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि धर्म से पूर्णतः तटस्थ या दूर। यह अवधारणा कहाँ की है? पश्चिम की, यूरोप की, वेस्टर्न की। और धर्म निरपेक्ष की भारतीय अवधारणा क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान भाव से आदर करेगा। उसके लिए ना कोई धर्म छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई विशेष है, ना कोई सामान्य है। ठीक, तो ये अवधारणा भारतीय अवधारणा है जो कि पश्चिम से पूरी तरीके से भिन्न है। ये पॉजिटिव अर्थ में है और वो निगेटिव अर्थ में है। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था जब लास्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे, जहाँ पर संविधान की मूल विशेषताएं बता रहे थे। तो मैंने बताया था कि उन्होंने धर्म के नाम पर इतने अत्याचार पहले देखे हैं यूरोप ने कि उनका धर्म से मोहभंग हो गया। सामंतवाद, ये सब धर्म की आड़ में इतने ज़्यादा अत्याचार किए इन्होंने लोगों पर कि लोगों का धर्म से मोहभंग हो गया। ठीक, तो ये तो हुआ धर्मनिरपेक्षता। अब आगे है फोर्थ, लोकतांत्रिक गणराज्य। दो टर्म है यहाँ पर, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी। पहले लोकतांत्रिक को देख लेते हैं। लोकतंत्र, आपने नाम सुना होगा कि लोगों का, लोगों द्वारा लोगों पर शासन। मतलब हम अपनी सरकार चुनते हैं
और फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि हम पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। अगर वो ठीक से शासन नहीं कर पाए, हमारी मूल भावनाओं के विरुद्ध उन्होंने काम किया, तो हम उनको वापस क्या कर सकते हैं, अगले 5 साल बाद जब भी चुनाव होंगे हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो लोकतंत्र दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। जो भारत है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ लक्षण हैं जो कि यहाँ पर नहीं मिलते। कहाँ पर? भारत में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 लक्षण हैं। एक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिप्रच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम। दूसरा है पहल, इंग्लिश में बोलेंगे इनिशिएटिव। तीसरा प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल। और तीसरा है जनमत संग्रह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट। इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक। देखिए, परिप्रच्छा वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून किसी गवर्नमेंट को बनाना है, जैसे आजकल भारत में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी धर्मों के सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड हो। अभी तक हमारे पास क्या है, हिंदुओं के लिए अलग है सिविल। सिविल कार्यवाही वो होती है जिसमें, देखिए, 2 कार्यवाही होती है, एक सिविल एक होती है क्रिमिनल। क्रिमिनल में किसी को मर्डर कर दिए, ठीक, लड़ाई झगड़ा कर लिए, वो क्रिमिनल में आ जाता है। सिविल में क्या है, जमीन जायदाद हुआ, विवाह हुआ, तलाक हुआ, इनके सबके मुकदमे, वसीयत का हो गया, ये सब सिविल है। तो अभी तक क्या होते हैं कि सिविल में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। जब हमारे पास एक ही सिविल कोड होगा तो पूरे देश में कोई भी किसी भी धर्म के आप हों, एक ही कानून के साथ आपकी डील होगी, एक ही कानून एक ही लॉ के साथ आपका डील किया जाएगा केस, ठीक। तो जब सरकार किसी विधायी विषय के उस पर कानून बनाने से पहले लोगों से पूछती है कि आप इस पर राय व्यक्त कीजिए, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। लोगों ने अपनी राय दी, अपने इनपुट दिए, यस या नो दिया, ठीक। कुछ अपनी राय भी देते हैं कि इसमें ये चेंज कर दीजिए, इसमें वो चेंज कर दीजिए। उसके बाद सरकार ने अपना डिसीजन लिया, ठीक। तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। लेकिन अगर कहीं किसी देश की 2 सीमाओं का निर्धारण करना हो, कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में हो जाए कि कश्मीर पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, भारत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ के लोगों से अगर राय ली जाए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों से, उसकी सीमा के निर्धारण में या किसी भी मैटर पर उससे रिलेटेड अगर ऐसा किया जाए, तो उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। इसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर सरकार बाध्य है उस काम को करने को, लेकिन यहाँ पर बाध्य नहीं होती। आपसे राय पूछी गई, आप दीजिए, अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो इसमें और इसमें अंतर यह है कि ये इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो देसी रियासतें थी भारत में स्वतंत्रता के समय, टोटल 552 रियासतें थी, उनमें से 549 रियासतें तो अपने आप डिसीजन लेकर के जिसको शामिल होना था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया, जिसको शामिल होना था भारत में शामिल हो गया। केवल 3 रियासतें ऐसी थी जो कि डिसीजन नहीं ले पाई थी भारत की स्वतंत्रता तक। पहली थी
जूनागढ़ गुजरात के पास, दूसरी थी हैदराबाद आंध्र प्रदेश के में, और तीसरी थी कश्मीर। तो जूनागढ़ में भारत ने जो जनमत संग्रह कराया वो ये कराया था, प्लेबिसाइट। वहां के लोगों से पूछा गया और लोगों ने वोटिंग की कि जो है हमें पाकिस्तान में जाना है, ठीक, ओ सॉरी, भारत में रहना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। वहां के जो राजा थे वो इसका विरोध कर रहे थे, जनमत संग्रह का विरोध ये कर रहे थे। उनको पता था कि जनता मैक्सिमम क्या है, हिंदू है, और वो चाहेगी कि हम भारत में रहें। फिर जब जनमत संग्रह का परिणाम आया, जनता ने कहा कि हमें भारत के साथ रहना है, तो वो अपना छोड़ छाड़ करके पाकिस्तान भाग गए राजा वहां के, ठीक। हैदराबाद में जस्ट उल्टा था। हैदराबाद में जो वहाँ के निजाम थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान से रिलेशन रखें। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग खराब था। दिमाग ये खराब था कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा था। अगर वो इतिहास पढ़ते तो कभी भी ऐसा नहीं करते। यहाँ है हैदराबाद, इधर है वेस्ट पाकिस्तान और इधर है ईस्ट पाकिस्तान। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर इतना फिजिकल गैप हो और उसके बाद भी वो देश एक रहे। ये चारों तरफ घिरे हैं भारत से, और शामिल होने की बात किससे कर रहे थे, पाकिस्तान से, ठीक। तो इसको किसके द्वारा भारत में मिलाया गया, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। आपको याद होगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। सरदार पटेल द्वारा कार्यवाही की गई, गृह मंत्री थी उस समय, गृह मंत्री थे, और उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया भारत में। इसमें और इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट बाध्य नहीं होती कि कुछ भी आप हाँ या ना में दीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। वो बाध्य नहीं है कि आपकी बात मानी ही जाए, लेकिन वहाँ पर बाध्य है। वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ही ये लाया जाता है। कोई एक कानून बनाना हुआ, उन्होंने कानून बनाकर ड्राफ्ट आपके सामने पेश किया और पूछा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब आप अपनी राय अगर देंगे तो वो रेफरेंडम के अंतर्गत आता है। इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ कि जनता खुद से इनिशिएट करे, पहल करे। जैसे जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल ये है, अयोध्या का राम मंदिर। जो वहाँ के बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, अंसारी जी उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने खुद पहल की कि राम जन्मभूमि को, राम मंदिर यहाँ पर होना चाहिए, और ये ज़मीन जो है, जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए, और बाबरी मस्जिद के लिए हम दूसरी जगह ज़मीन लेकर के बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सरकार द्वारा दूसरी जगह उनको ज़मीन दी गई, या उन्होंने ज़मीन की मांग की, और फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का रूपरेखा तैयार हुई, और इधर राम मंदिर के लिए। तो ये क्या है, इनिशिएटिव है। जनता खुद पहल करे, ठीक। या जनता खुद पहल करके, जैसे एक अभी तक हाल फिलहाल चर्चा में रहा है, यूथेनेसिया, या गर्भपात से रिलेटेड जो है, जो कानून बनाने का, कि 24 हफ्ते का हुआ या 20 हफ्ते का हुआ, तो फिर या ये कहिए, और अच्छा एग्जाम्पल, थर्ड जेंडर को मान्यता देना, या समलैंगिकता को जो है क्या करना, सोसाइटी में एक्सेप्ट कराना। इसके लिए लोग खुद पहल कर रहे हैं। जो समलैंगिक हैं वो सामने आ रहे हैं, कोई शर्म कोई भेदभाव नहीं। तो जो अभी तो हाल फिलहाल आपने करंट में पढ़ा होगा कि एक हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के शायद लायर हैं, वो स्विट्जरलैंड में उनका जो है कोई समलैंगिकता का कुछ था, उनके जो पार्टनर थे, उन्होंने खुलेआम एक्सेप्ट किया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, ये जो है समलैंगिक हैं और इनका देश के बाहर के साथ किसी नागरिक के साथ रिलेशन है, जबकि उन्होंने डिस्क्लोज भी किया था। और उसके बाद भी उनको जो है ये पॉइंट आउट करके कि जो है कि इनको जज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उसको ये कहा कि ये कोई आधार नहीं होता कि इतने अच्छे वकील को जो है आप जज बनने से रोकें, और बाद में जज धूमधाम से बने, ठीक। तो ये क्या है, सोसाइटी अपने आप पहल करे, ठीक। थर्ड जेंडर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। थर्ड जेंडर को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाना, उनके कानूनी राइट्स। दिव्यांग जनों की आप बात कर सकते हैं कि दिव्यांग जनों का के लिए पहल करना सोसाइटी के द्वारा, जो विधि मंत्रालय या बाकी जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है,
वो सरकार से लड़े कि हाँ नहीं ये जो है दिव्यांगों को राइट मिलना चाहिए, 3% आरक्षण उनके बाद आया, जनगणना में उनकी जनगणना कराई गई। तो ये सारा का सारा क्या है, इनिशिएटिव है, पहल है। और प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, वही चीज कि अगर हमने 5 साल के लिए अपने एक प्रतिनिधि को चुन लिया विधायिका में और वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा या वो जनता की भावनाओं के विरुद्ध काम कर रहा है जिसके लिए उसको बैठाया गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, समय से पहले उसको कुर्सी से हटा सकते हैं, दूसरे प्रतिनिधि को वहां पर बुला सकते हैं। ये सारा का सारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक। नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। वहां पर आप लोग आए दिन न्यूज में देखा कर सुनेंगे या देखा करते होंगे, अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ जो है प्लेबीसाइट होता रहता है या रेफरेंडम होता रहता है, ठीक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 टाइप का होता है, एक अध्यक्षीय और एक संसदीय। अध्यक्षीय लोकतंत्र का उदाहरण है यूएसए और संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है यूके या ब्रिटेन और साथ में भारत, ठीक। संसदीय लक्षण भी हमने आपको बताए थे जब संविधान की विशेषता बताई थी वहां पर, ठीक। चलिए, इसके बाद एक टर्म है, ये तो हमने लोकतंत्र की बात कर ली, एक टर्म है गणराज्य, तो उसके बारे में जान लेते हैं। गणराज्य, गणराज्य का ये मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित होता है। राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, ब्रिटेन में महारानी का राजा का क्या है, वंशानुगत कम चल रहा है, तो ब्रिटेन क्या है, गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत क्या है, गणराज्य। ये गणराज्य 2 चीजों में विशेष है। विशेष क्या है ये, पहला कि शक्ति का केंद्रीकरण एक व्यक्ति विशेष जिसे आप राजा कहते हैं में न होकर शक्ति लोगों में निहित है। हम भारत के लोग पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना की शुरुआत क्या है, हम भारत के लोग, तो शक्ति का स्रोत क्या है, किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हमारी मर्जी के बिना, एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, ठीक। तो शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक हाथ में नहीं है, मतलब राजा में नहीं है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में नहीं है, बल्कि लोगों में है। और दूसरा, किस अर्थ में दूसरा विशेष है कि किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, कोई भी विशेषाधिकार वर्ग यहां पर नहीं है। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किया 1967 के आसपास, 70 के आसपास, ठीक। उसमें क्या था, पहले राजा महाराज जो देसी रियासत वाले शामिल हुए थे उनके लोगों को, उनके वंशजों को पेंशन मिलती थी। ये जो आप देख रहे हैं सिंधिया, वसुंधरा राजे, ये सब क्या हैं, ये राजे महाराजे थे, ठीक है, पहले उन्हीं के वंशज चले आ रहे हैं।
होलकर, ठीक, ये सब क्या थे? उनके राजा महाराजा। जब उनका जोधपुर उदयपुर जाइए आप, वहाँ पर राजा के बहुत सारे किले मिलेंगे जिनको अब क्या कर दिया गया है? हेरिटेज होटल बना दिया गया है। उन्होंने अपने महलों को क्या कर दिया? होटल में कन्वर्ट कर दिया। पहले उनको जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि भारत सरकार से पेंशन मिलती थी। अब जब भारत सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया, सारी विशेषाधिकार, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? आम लोगों की तरह क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। उन अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? या अपने जीवन यापन करने के लिए अपने महल को ही होटलों में, हेरिटेज होटलों में बदल दिया। आज वो उससे जो है इनकम, आय सृजित कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गणराज्य, भारतीय गणराज्य दो अर्थों में विशेष है। पहला, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। और दूसरा, शक्ति का केंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथ में ना हो करके पब्लिक में है, लोग में है। ठीक। तो ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, अब न्याय की बात आ रही है, समस्त नागरिकों को कौन सा न्याय दे रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैंने बताया था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना वो किसके उद्देश्य में है? डीपीएसपी के उद्देश्य में। राजनीतिक लोकतंत्र कहां से आता है? एक तो फंडामेंटल राइट से आता है, मूल अधिकारों से। राजनीतिक लोकतंत्र और राजनीतिक समानता आप मतदान में भी देख सकते हैं। हमने बताया था संविधान की विशेषताओं में कि हमारे पास यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं सभी को क्या किया गया है? वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ये मतलब नहीं रखता कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, मतलब 18 वर्ष की अगर लड़की होगी तो हम उसको वोटिंग राइट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। या धर्म के आधार पर कि मुस्लिम को दे देते हैं, हिंदू को नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। हमारे पास यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स है। एक आपने आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325, और है दूसरा आर्टिकल 326 आर्टिकल अनुच्छेद 326। ये किसके लिए है? मतदान के लिए। आपका वोटर कार्ड बन चुका है और आप मतदान दे सकते हैं। आर्टिकल 325 क्या है? मतदाता सूची में नाम शामिल करना, मतलब आपका वोटर आईडी के लिए लिस्ट में अपना नाम डालना। इन सब में न तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न निवास स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता। ये सब क्या है? न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय डीपीएसपी में आपने सुना होगा कि ये आगे पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें ये कहा गया है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, अशक्त लोग हैं, बुढ़े लोगों को पेंशन, विधवा के लिए पेंशन, जो अपना केस नहीं लड़ सकते, राज्य का यह दायित्व है कि उनके लिए वकील की व्यवस्था की जाए, उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो क्या न्याय दिलाया जाए। ये सब क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। इनके और इनके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक। या इनमें से किसी एक के बिना क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे की बात करना बेईमानी होगी। आर्थिक न्याय का एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। सरकार का दायित्व है कि संसाधनों का केंद्रीकरण रोके, जिसके पास ज्यादा संसाधन है उसके कुछ संसाधन को लेकर के क्या करे? गरीबों में या जिसके पास कम संसाधन है उनको क्या करे? दे। आपने भूदान आंदोलन पढ़ा होगा। ये सब क्या है? आर्थिक न्याय। ठीक। विश्वास
अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देख रहे हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार के आर्टिकल 19 एंड 21 में है, आपको मिल जाएंगे। ठीक, प्रेस की आज़ादी आपने सुना होगा। हम सांस लें या ना लें ये हमारी अपनी मर्जी है। हम किसी भी मैटर पर अपने विचार व्यक्त करें या ना करें ये हमारी अपनी मर्जी है। ये सब आर्टिकल 21 में। हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब आर्टिकल 19। हम देश के बाहर कहीं घूम सकते हैं, आर्टिकल 21। ठीक, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में भी है, 14, 15, 16 इनमें भी है। धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर निवास में आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर आप नौकरी का वितरण नहीं कर सकते, या अवसर की समानता होती है। ठीक, उपासना की आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 28 ये सब। विश्वास ये भी आर्टिकल 25 है। ये सारा का सारा आप मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। आगे क्या है? अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ये जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये मैंने आपको बताया था, ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, गणराज्य कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ठीक, इसके बाद समानता व बंधुत्व, ये भी कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ठीक, समानता और बंधुत्व का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखिए, एक तो मतदाता सूची वाला ही दे सकते हैं एग्जाम्पल, वयस्क मताधिकार का दे सकते हैं। आर्टिकल 14, 15 समता का अधिकार है। 14, 15, 16, 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार क्या है? धर्म के आधार पर हम समान हैं, अवसर के आधार पर हमारे साथ समानता होती है। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होता। बंधुत्व, बंधुत्व का ये है कि एकल नागरिकता अगर है तो हमारे अंदर अपने आप क्या है? हम एक हैं, भारत के नागरिक। हम इससे मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। इससे मतलब नहीं कि हम आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं या उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ एक और एक हैं, भारतीय। यह है बंधुत्व की भावना। ठीक, अब यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, प्रस्तावना के संबंध में जो पहली बात ध्यान में रखनी है वो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में बोला था। वो क्या था, कौन सी बात बोली थी? कि ना तो यह शक्ति का स्रोत है, ना ही यह शक्ति को सीमित करती है। पहली चीज, प्रस्तावना सरकार की, जो आपकी संविधान द्वारा चुनकर सरकार आई हुई है, उसकी शक्ति को ना तो ये बढ़ाती है और ना ही क्या करती है? सीमित करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, यह गैर न्यायोचित है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर यहां पर लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
तो आप इसको ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में ये लिखा है और ये न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये न्याय, ये संविधान, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगी चीजें। ऐसा नहीं कि अगर लिख दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा और उसके बाद दूध और मक्खन की नदियां बहने लगेंगी, दूध और घी की, तो ऐसा नहीं कि 16 अगस्त 1947 से सारी नदियों में पानी की बजाय दूध बहने लगेगा, या राम राज्य आ जाएगा, या ऊंच नीच, जाति पाति, जाति भेद, वर्ग संघर्ष, ठीक, धर्म के आधार पर संघर्ष ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अभी विकास के पथ पर हैं, विकास हमने कर नहीं लिया है, सभ्य हम बन नहीं गए हैं, अभी हम सभ्यता के पथ पर हैं, चल रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। गैर न्यायोचित का ये मतलब है कि इस पर वाद विवाद कोर्ट में नहीं कर सकते। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरी चीज, एक तो ये ध्यान में रखना है प्रस्तावना में, तीसरी चीज प्रस्तावना में ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो क्वेश्चन आए। पहला कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और दूसरा कि संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। फालतू की कहानी में, फालतू के प्रवचन में नहीं जाना है। सीधा सा सीधा मतलब है कि संविधान, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यस, संविधान का भाग है। दूसरी चीज, संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत तत्वों को छोड़कर, मतलब इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं हटा सकते। जो जो वर्ड हमने हाईलाइट किए थे ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो पहले उन्होंने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, फिर बाद में और मामले आए, फिर उन्होंने कह दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि है लेकिन सरकार संशोधन नहीं कर सकती। तो सरकार को अपनी पावर दिखानी थी, इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने जब बहुमत से आए वो फिर उसके बाद उन्होंने 42वां संविधान संशोधन उन्होंने किया, और इतने धूम धड़ाके से किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा दिया कि हम पूरे संविधान को ही चेंज कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका पापा इज ऑलवेज पापा, सीधी सी बात यह है। उन्होंने आज तक बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि हम अपने चश्मे से कोई भी संविधान संशोधन देखेंगे और हमारे चश्मे से अगर हमें दिख गया कि ये आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो हम उसको निरस्त कर देंगे, और समय समय पर हम बताते रहेंगे कि आधारभूत ढांचा है क्या। मतलब गेंद अपने ही पाले में न्यायपालिका ने रखी, सरकार को नहीं दी। अब अ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते, तो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया। इंदिरा गांधी जी ने, जो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय, और 42वें संविधान संशोधन से इन्होंने 3 वर्ड, 3 शब्द इसमें जोड़े प्रस्तावना में। साइड से हमने ध्यान रखा है, आप भी ध्यान रखिएगा, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष डी से, और अखंडता ए से, अखंडता हमने ऐसे ध्यान रखा है, तो आप भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और कोड वर्ड जानना चाहें तो वो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये कब आया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो लैंग्वेज में कहेगा कि कौन से शब्द उसमें नहीं थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1947 या 1949 से लेकर के 1976 तक ये शब्द नहीं होंगे। जब 1976 में संशोधन हो गया उसके बाद ये शब्द आए, तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा। संविधान का एक अंग है प्रस्तावना, यस, इसमें संशोधन हो सकता है। जब बाकी संविधान में हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन बाकी संविधान के लिए और इसके लिए एक ही बात है कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। इसी को चैलेंज करने के लिए ही इंदिरा गांधी जी ने ये संविधान संशोधन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनालाइज किया और कहा कि अभी तक समाजवादी स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में नहीं रखा था, लेकिन हम समाजवाद के रास्ते पर ही चल रहे थे। आपने देखा होगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तब आप जानेंगे कि हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं चलाए थे। हमने सारे भारी उद्योग क्या किए थे? गवर्नमेंट सेक्टर में ही रखे गए थे। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर में रखे गए थे तो वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया था। ये क्या है? समाजवाद ही है पहला। फिर उसके बाद हमने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, ये क्या है? समाजवाद का एग्जाम्पल। तो समाजवाद के रास्ते पर हम चल रहे थे, लेकिन स्पष्ट रूप से हमने समाजवादी शब्द संविधान में इनकॉर्पोरेट कर लिया, शामिल कर लिया। धर्मनिरपेक्ष हम पहले भी थे, आज भी हैं, और अखंडता और बंधुत्व और एक राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो वो तो जायज है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो प्रस्तावना से जो जो चीज़ें जानने योग्य थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता में एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य 3 टाइप के होते हैं। पहला राज्य तो वो है कि जिसका एक विशेष धर्म हो जाए, जैसे पाकिस्तान का अपना एक विशेष धर्म था, मुस्लिमों या इस्लाम के उस पर ही वो चले थे, और उसके बाद उन्होंने एक धर्म घोषित कर दिया इस्लाम, और एक भाषा भी उन्होंने वो कर ली, उर्दू। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब किसी भी धर्म को नहीं मानते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सभी धर्मों को एक नज़र से देखते हैं, जैसे अमेरिका और भारत। तो ऐसे ही राज्यों को धर्मनिरपेक्ष, या ऐसे ही राष्ट्रों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटर करेंगे, और फिर वहाँ से धूम धड़ाके से संविधान की धारा आगे बढ़ेगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो पूछते रहिए, कहीं कोई गलती हो रही हो तो वो भी बताते रहिए, ठीक है। सर्वज्ञ न हम हैं न आप हैं, तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और बार बार लिख करके अभ्यास कीजिए। अभ्यास का, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।